हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस.com। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th आईसीएसई का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और टू द पॉइंट इससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी यूनिट है आपके पास ये। अब इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग सब पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है, क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, क्या उनकी रिएक्शंस होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट, जो कि पहला टॉपिक आपके चैप्टर का आएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम या एटॉमिक मॉडल। एटम के बारे में पढ़ना है। सो बचपन से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्चुअल में एटम होता क्या है। एटम इज व्हाट? एटम इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। यही हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी हुई है। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, लेट सपोज मेरे पास अगर आयरन है, आयरन को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं? छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एक बिल्कुल माइन्यूट सा जो पार्टिकल लास्ट निकलेगा, दैट विल बी द एटम, राइट? यही पढ़ा है हमने। बट इसके आगे और थ्योरीज आई, तो उसके आगे और क्या पढ़ा कि फर्दर एटम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड। यानी कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो एटम्स के अंदर होते हैं। उन एटम्स को क्या, उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? दिस इज एटम। तो एटम के अंदर के पार्टिकल्स को बोलेंगे आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मींस like atom can be divided into some more particles, they are called as subatomic particles. Now क्या होते हैं वो subatomic particles? कौन कौन से होते हैं? So we have three subatomic particles, that is electron, proton and neutron. Okay, so smallest unit of matter is atom. Subatomic particles कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इनके सिंबल लिखे हैं, स्मॉल ई, स्मॉल पी एंड स्मॉल एन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड सेम वैल्यू प्रोटॉन के चार्ज की भी होती है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। डिफरेंस आता है नेचर ऑफ चार्ज में। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज बट द प्रोटॉन इज positively charged. So you can remember P for positive and P for proton, right? And neutron, the third particle, neutron, is neutral. That means it does not have any charge. ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। The next is mass. अब ये कितने भारी हैं? मास कितना है इसका? So see, इलेक्ट्रॉन का मास किस ऑर्डर का है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, 10 टू द पावर -31 के ऑर्डर का। एंड जो इन दोनों का मास है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। सो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के मास में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास, इफ वी कंपेयर देम तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो एक जैसा है, सेम है। पर इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा कम है। तो आई कैन से कि तो जो मेजर एटम के अंदर जो वेट रहेगा या मास रहेगा वो किसका रहेगा? यस, यू गेस्ड इट राइट, वो रहेगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली बहुत हल्के हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ज्यादा कम है। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से एटम्स में ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, कहां ये पाए जाते हैं। सो नंबर वन थिंग वी हैव अ क्लस्टर। अब ये क्लस्टर का मतलब क्या है? जो आप सुनते आते हो, न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। रिमेंबर इट, न्यूक्लियस होता है। अब एक्चुअल में कोई न्यूक्लियस ऐसा स्पेयर नहीं है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन में क्या पढ़ा रखा है कि इस तरीके का एटम होता है और स्पेयर बना देते हैं। द रिप्रेजेंटेशन इज ओके, बट एक्चुअल में वहां पे क्या है? छोटे छोटे स्पेयर्स है। दोज स्पेयर्स आर व्हाट? दीज स्पेयर्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बहुत छोटे 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 पार्टिकल है एंड दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर टू फॉर्म अ बिग स्पेयर एंड दैट इज न्यूक्लियस। ओके, सो हमारे पास जो एटम होता है, सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है? एक न्यूक्लियस आएगा। सो आई एम ड्रॉइंग द न्यूक्लियस लाइक दिस ओनली। ठीक है, एक न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर आपके
प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, फर्दर आपके एटम के अंदर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। शेल्स बोल सकते हो, इनको आप ऑर्बिट्स बोल सकते हो, इनको आप एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं, शेल्स होते हैं। ओके, नाउ दीज शेल्स आर नंबर्ड इन द सेंस, जो न्यूक्लियस से पहला शेल होगा दैट इज 1, नेक्स्ट इज 2, देन 3 एंड सो ऑन। दे कैन ऑल्सो बी नंबर्ड बाय लेटर्स, लाइक 1 को ही हम क्या बोलते हैं? के शेल, देन एल, देन एम, देन NOPQRST, आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के शेल्स की नंबरिंग होती है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर चले गए, जो बच गया, बचा कौन? इलेक्ट्रॉन, जो हल्के पार्टिकल है बेचारे, वो बेचारे बाहर ही घूमते रहते हैं, है ना, वो इन शेल्स में ही घूमते रहेंगे। यानी इन शेल्स में कौन घूमेगा? यहां घूमेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये जो घूमेंगे ये कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये रोटेट करते हैं, इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में होता है, सन है, सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सिमिलर। ठीक है, और जैसे सोलर सिस्टम एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है ना, यहां पर भी फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मन कर रहा है, ठीक है आज चाय पीने का मन कर रहा है, मैं इस घर में चले जाऊं, इसने कहा ठीक है आज डिनर में तेरे यहां करता हूं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा? फिक्स्ड पाथ है, अपने पाथ में ही घूमेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आती है जो बात कि ये शेल्स की हमने नेमिंग कर दी, शेल्स की बता दिया शेल्स क्या होते हैं। अब हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n²। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ शेल। लाइक जो के शेल है, के शेल में क्या है? के शेल का मतलब फर्स्ट शेल, n इज इक्वल्स टू 1, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n², यानी कि 2 इंटू 1² दैट इज 2। तो मैक्सिमम पहले शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं के शेल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एल की। एल का नंबर 2 आता है, सो इसके अंदर कितने होंगे? 2 इंटू 2² दैट इज 4 2 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं नेक्स्ट शेल में, एल शेल में। उसके बाद एम शेल में ऐसे कितने होंगे? सो इफ यू सी इट इज 3, सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ओके, सो इट इज 18। ठीक है, सो 2 8 18 दिस आर मैक्सिमम, और ऐसे आप फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इन्हीं के बेसिस में हम क्या करते हैं, जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इसी बेसिस पे हम लोग लिखते हैं। ओके, सो ये आपको बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक शेल के अंदर। सी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स reside inside the nucleus of an atom and are called as nucleons। अब आपसे टर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, एक मार्क्स के क्वेश्चन में, कि व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियॉन्स कुछ नहीं, सिंपल जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियॉन्स है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ओके, देन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ नेगेटिव साइन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स, जैसा मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट आर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज 2n², where n is equals to number of shells। टोटल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी मास है वो किसका है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के हैं ना। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका मास बहुत ज्यादा कम है। कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के मास को आप इतना से डिवाइड कर दो 1840 से, तब जाके आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो वी कैन से कि जितना भी मास है, हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेग्लिजिबल मान लें इसके आगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि सारा मास एटम के अंदर कहां है? इधर है।
न्यूक्लियस में है, यानी कि जितना भी मास है वो न्यूक्लियॉन्स का ही है, ये हम कंसीडर करके आगे चलेंगे। सो टोटल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर एट न्यूक्लियस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन। सी, अब कोई भी एटम हो दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि अगर कोई भी एटम होता है उसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेट नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल है, बट उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, उसके अंदर तो है। यानी कि अगर आप किसी को कहो कि बहुत अच्छा बच्चा है तो यानी उसकी पॉजिटिव क्वालिटी ज्यादा होती है, किसी को कहो गंदा बच्चा है तो उसकी नेगेटिव क्वालिटी ज्यादा होती है, किसी को कहोगे ठीक है तो नॉर्मल है, तो यानी उसके अंदर अच्छाई भी होंगी और बुराई भी होंगी। अब एक एटम है, मान लो एक एटम है X, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 10, ठीक है, तो कितना नेगेटिव चार्ज आ गया, 10 नेगेटिव। प्रोटॉन है, मान लेते हैं ये भी 10 है, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +10 -10 0। सो दिस इज न्यूट्रल। अब उसके अंदर चार्ज तो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट नेट चार्ज कितना है, 0। सो दिस इज द एटम। सो एटम का नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और न्यूट्रल कब हो सकता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो। ओके, अब अगर मान के चलते हैं कि आपका एक यही जो था, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 प्रोटॉन्स थे, अभी ये ओके था। अगर मान लो कि आपके X ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, हमें पता है X मेटल है, अगर मान लो कि X मेटल है, या इसको मेटल लेके इसको आप 4 कर लो, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं X एक मेटल है, ओके। अब X ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो हुआ क्या, अब इस पे इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 3, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, -3, और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, तो वैसे का वैसे ही है, प्रोटॉन्स तो हिले भी नहीं है, तो ओवरऑल कितना आ गया, इस पे +1 चार्ज आ रहा है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1। अब वहीं अगर कोई भी जो, लेट सपोज अब ये 7 है एंड ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, अगर X ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया कहीं से, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 8 हो गए, प्रोटॉन अब भी 7 है, तो यानी देखो एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया, 1 नेगेटिव ज्यादा आ गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी, -1। तो ऐसे हम मेटल और नॉन मेटल की वैलेंसीज को भी डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ठीक है। तो सारा कंसेप्ट ही किसका है, इसके चार्जेस का। तो यहां हमने ये बता रखा है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर कोई भी एटम है तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा या गेन कर देगा तो वो बन जाएगा आयन। बट एटम इज न्यूट्रल, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज द एटॉमिक नंबर। अब ये दो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो सिंपल है एटॉमिक नंबर जिसके बेसिस पर हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किया हुआ है अपने सारे एलिमेंट्स का, दैट इज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, सो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एंड इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखना एटम का सगा कौन है, प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन सगे नहीं होते, वो तो छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन होगी, इधर से उधर चले जाएंगे, उधर से इधर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बात की बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सगे होते हैं, जो कहीं उछल कूद नहीं करते एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में, वो प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक नॉर्मल एटम में कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, यानी नंबर ऑफ protons equals to number of electrons and it is equals to the atomic number of the element. Okay, the next thing is number of protons determine the position of element in periodic table, जैसे मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट मास नंबर। अब मास नंबर क्या है, कुछ नहीं, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, एंड इट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इट इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, P प्लस N, सिंपल। सो मास नंबर ऑफ एनी एटम इज इक्वल्स टू
प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सो अगर आपके पास कोई एलिमेंट है x, ठीक है, तो आप उसको ऐसे याद रखेंगे AXZ, मींस आपको पीरियोडिक टेबल में भी ऐसी देखने को मिलेगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है x, उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो उसका मास नंबर है और जो नीचे लिखा है वो उसका एटॉमिक नंबर है। अगर बात करूं सोडियम की, तो सोडियम में क्या है, इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, यानी सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 23 और एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। बहुत इजी है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास नंबर है दैट इज 1, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम, केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ भी ऐसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आ सकता है और आपको हो सकता है वो एटॉमिक नंबर दे दे, हो सकता है मास नंबर दे दे। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सपोज दिस इज गिवन, तो इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर गिवन है कि इसका मास नंबर यानी AXZ होता है, तो सोडियम का मास नंबर है 23, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ओके, अब हमें पूछा है टेल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट, टेल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, यानी कि जितने एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन, और उतने ही होंगे न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने आ गए 11, न्यूट्रॉन भी कितने आ गए आपके, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए 11 आ गए। इजी सा कंसेप्ट है। बात करते हैं अगर मास नंबर की, तो मास नंबर में क्या होगा, 23 है, 23 विल बी इक्वल्स टू P प्लस N। सी मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब 23 इक्वल्स टू P प्लस N है और P हमने अभी बोला कि P कितना है आपका 11 है, 11 को इधर ले आओ तो कितना बच गया 12 बच गया। सो न्यूट्रॉन कितने आ गए 12 आ गए, सिंपल। सो 12 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, 11 इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे आप किसी भी एटम का फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। बहुत इजी सी चीज थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई भी आपका एटम होता है या कोई भी एलिमेंट होता है, जब वो रिएक्शन करता है तो रिएक्शन किस किस टाइप की हो सकती है। ओके, रिएक्शंस में क्या क्या हो सकता है। अब जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन या तो होगी केमिकल या तो होगी न्यूक्लियर, यानी केमिकल चेंज हो सकता है या न्यूक्लियर में चेंज हो सकता है। अब अगर केमिकल चेंज हो रहा है, यानी जो हमने आज तक पढ़ते हुए आए हैं, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा सब कुछ केमिस्ट्री के अंदर, वो सारे आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, यानी केमिकल चेंजेस आपने पढ़े हैं। और केमिकल चेंजेस में कौन इन्वॉल्व होता है याद रखना है, वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दूसरे से यहां आ रहे हैं, इधर उधर होते जा रहे हैं, बस चाय पीने डिनर करने एक दूसरे की तरफ जाते रहते हैं, तो वो केमिकल चेंज है, वेयर ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड, सिंपल। लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करूं, सो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, यहां पर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है या न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इस रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पूरा यही रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, कि न्यूक्लियर रिएक्शन, कि न्यूक्लियस भी रिएक्शन करता है। अभी तक ये पढ़ी है, अभी ये पढ़ेंगे। ओके, यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनके बीच की रिएक्शन, उनकी बीच की नहीं, मैंने न्यूक्लियस टूटता है बेसिकली, ये टूटेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज चेंज in number of nucleons, that is called as nuclear reaction. Whenever there is change in number of electron, that is called as chemical reaction या chemical change. Okay? अब बात आती है कि इतनी सारी हमने ये क्यों पढ़ी और ये स्पेशल क्यों है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही क्यों बना दिया इतना। तो आपको याद रखना है कि केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज की जो एनर्जी लगती है,
लेट सपोज मैं इसकी एनर्जी को EC से लिख रहा हूं, लेट सपोज मैं इसकी एनर्जी को EN से लिख रहा हूं। तो आपको याद रखना है ये जो एनर्जी है EN यानी न्यूक्लियर चेंज की जो एनर्जी होती है, यानी न्यूक्लियस में कभी आपको चेंज लाना है, न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी है, तो आपको 10⁶ टाइम्स एनर्जी चाहिए होगी जो केमिकल चेंज के लिए चाहिए होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए। इसीलिए रिएक्शन स्पेशल होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया यूजेस लेके आती हैं, और जो हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्रेस द लाइक बटन, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू।